गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 में आप सभी मुझसे जुड़ गए हो। इस भाग में मैं आपसे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि कंपटीशन के पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर इन सभी ट्रिक्स, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी के बाद सवाल आप बहुत कम समय में और एक्यूरेटली बना पाओगे। तो आइए आज मैं उसी पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं, लेकिन जो नए छात्र इसमें जुड़ गए होंगे उनसे यह निवेदन भी मैं करता हूं कि आप पहले वेक्टर एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर्स को आप एक बार देख लें, उसके बाद आप मुझसे जुड़ जाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। बल्कि मैं यह कहूँगा कि आप कहीं भी समझने में आपको दिक्कत होगी ही नहीं। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप ऐसा करके मेरे साथ जुड़े हो। और आइए मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको डिस्कस करता हूँ आपसे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना चाहिए वो ये देखिए, पहला नंबर वन में मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मान लो कि वेक्टर ए है। वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट है, ये मान लो कि वेक्टर बी है। तो फिर यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, यानी कोइंसाइड कर रहा है। अगर आप दोनों ही वेक्टर्स को दो एडजेसेंट साइड्स मान करके आप एक पैरेललोग्राम तैयार कर लेते हो, तो इस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स हैं। तो इस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो दोनों वेक्टर्स के कॉमन टेल से पास करता है, अर्थात ये डायगोनल, ये देखिए दोनों वेक्टर के कॉमन टेल्स पास कर रहा है। तो ये जो डायगोनल है ये दोनों वेक्टर्स की वेक्टर सम को बतलाता है, डेट मीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को बताता है। और फिर बच गया ये दूसरा डायगोनल। अब ये वाला जो डायगोनल है ये उसकी डिफरेंस को बताता है। तो डिफरेंस में ए माइनस बी या बी माइनस ए हो सकता है। तो मैं आपको आसान कर देता हूं, क्या होगा यह ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो आपको यह देखना कि इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ है। बी के टर्मिनल से यह स्टार्ट होकर के ए के टर्मिनल पर एंड कर रहा है, इसलिए यह ए माइनस बी होगा। यह होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर ए के टर्मिनल से बी पर जाता तो ये बी माइनस ए, तब ये डायरेक्शन होता। तो फिर यहां से यह पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। और आपको ये हमेशा के लिए याद रखना है कि जब दो वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट को कॉमन रख करके उन्हें एडजेसेंट साइड बना करके एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है, तो एक डायगोनल दोनों का वेक्टर सम होता है और दूसरा डायगोनल डिफरेंस। तो कौन सा डायगोनल सम होगा? तो जो दोनों के टेल्स पास करता है। और कौन सा डिफरेंस? तो जो दूसरा डायगोनल बच गया वो डिफरेंस होता है। अब ये जो ट्रिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट आपको उस समय काफी ज्यादा मदद करेगा जब आपसे एक पैरेललोग्राम के दो डायगोनल्स को आपको वेक्टर फॉर्म में दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया निकालिए। बिल्कुल। तो आगे चल करके आप पढ़ोगे कि प्रोग्राम का अगर दो एडजेसेंट साइड वेक्टर फॉर्म में मालूम हो तो दोनों की वेक्टर प्रोडक्ट उसके एरिया को बतलाता है। तो फिर आखिर ये साइड कहां से निकलेगा? अगर डायगोनल मालूम हो तो साइड कहां से आएगा? बिल्कुल आएगा एक डायगोनल दोनों का सम, दूसरा डायगोनल डिफरेंस, और फिर आप दोनों साइड को आराम से निकाल पाओगे, जो आगे चल करके आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा और यह कॉन्सेप्ट काफी मददगार भी है। आइए हम सभी दूसरा पॉइंट को डिस्कस करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैं आपको दो भाग में कंपेयर करके ले चलता हूं। पहला, इस भाग में मैं एडिशन को लेता हूं। जैसे मान लेता हूं मैं कि वेक्टर सी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल।
और इस भाग में मैं आप के लिए मानता हूं कि ये जो वेक्टर सी डैश है ये जो है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के इक्वल है इस भाग, यानी यहां पर सब्ट्रैक्शन है, इस भाग में एडिशन ऑफ वेक्टर है। अब आप देखें, आपने जो पढ़ा है कि एडिशन का जो रिजल्टेंट होता है वह मिनिमम से बड़ा या उसके बराबर, तो मिनिमम वैल्यू आपको याद होगा ये इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ए डिफरेंस मैग्नीट्यूड बी। डिफरेंस लगाने का अर्थ यह है कि अगर ए का मैग्नीट्यूड बड़ा तो ए माइनस बी और बी का बड़ा होगा तो बी माइनस ए आप करोगे, और यह लेस देन इक्वल होगा यानी छोटा होगा या बराबर होगा किसके, तो मैक्सिमम वैल्यू दैट मीन मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी। और आपको यह भी याद होगा कि दो वेक्टर्स का जो वेक्टर सम होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 डिग्री एंगल होने पर मैक्सिमम होता है। तो जाहिर है कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू जो है यह मिलता है आपको थीटा बराबर 0 डिग्री होने पर। और ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो मिनिमम वैल्यू है, यह मिनिमम वैल्यू आपको मिलता है कब, जबकि थीटा 180 डिग्री के बराबर होता है तब। तो बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप एंगल की बात करते हो, अगर मैं थीटा को बीच में रख दूं, यहां से मैं हटा लेता हूं और यहां से भी मैं हटा लेता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एंगल 180 डिग्री हुआ तो वेक्टर का सम मिनिमम होगा, और जब 0 डिग्री हुआ तो मैक्सिमम होगा। तो थीटा तो आप समझ ही रहे ना कि थीटा जो है यहां पर ये चिन्ह लग जाएगा, यानी वेक्टर एडिशन 0 डिग्री पर मैक्सिमम, 180 डिग्री पर मिनिमम। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, ये आप देख पा रहे हो। अब आप सब्ट्रैक्शन में चले जाओ, यहां पर जो वेक्टर सी डैश है जो कि सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस वेक्टर ए और वेक्टर बी का, ये भी लेस देन इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ए डिफरेंस मैग्नीट्यूड बी से, ऐसे भी। और ये मिनिमम वैल्यू ही तो है, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू। और फिर लेस देन होगा या इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ए प्लस मैग्नीट्यूड बी का, और ये मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू। तो आखिर आप ये देख पा रहे हो कि एडिशन करते हैं तब भी रेंज वही है, जो एडिशन का रेंज है वही सब्ट्रैक्शन का रेंज है। यानी दो वेक्टर्स को जो आप ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्टेंट वेक्टर सम का जो रेंज होता है वही रेंज रिजल्टेंट वेक्टर डिफरेंस का होता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या फर्क नहीं है? हाय सर, बिल्कुल फर्क है। फर्क ये है कि एडिशन में 0 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, तो सब्ट्रैक्शन में 180 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, और एडिशन में 180 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू मिलता है, तो सब्ट्रैक्शन में 0 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू मिलता है। यानी आप ये कह सकते हो कि थीटा, ये चिन्ह लग गया थीटा के लिए यहां पर। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, एंगल 0 डिग्री होता है तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मिनिमम, और जब एंगल 180 डिग्री होता है सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है, और एडिशन उसका जस्ट उल्टा, बिल्कुल उल्टा। तो फिर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मुझे याद रहनी चाहिए वो ये कि चाहे एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का रेंज बिल्कुल बराबर होता है। बस अंतर ये है कि 0 डिग्री पर एडिशन मैक्सिमम तो 180 डिग्री पर सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम, 180 डिग्री पर एडिशन मिनिमम तो 180 डिग्री पर सब्ट्रैक्शन मैक्सिमम होता। बस यही अंतर। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं डिस्कस कर चुका हूं, फिर अगला पॉइंट की ओर मैं बढ़ता हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहां देखो, यहां मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये रहा वेक्टर ए
इसके मैग्नीट्यूड बड़ा है तो लाइन सेगमेंट का लेंथ भी बड़ा होगा। और ये रहा वेक्टर बी। वेक्टर बी का लाइन सेगमेंट छोटा है, यानी इसका मैग्नीट्यूड छोटा है। और अब आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आप पैरेललोग्राम लॉ का पालन करने के लिए प्रोग्राम तैयार करोगे, और फिर ये जो डायगोनल है ना, यही दोनों का रिजल्टेंट सम को बताएगा, यानी ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए मान लो कि ये वेक्टर सी है। वेक्टर ए का जो वेक्टर सी के साथ एंगल है उसे आप मान लो अल्फा, और वेक्टर बी का जो सी के साथ एंगल है उसे आप मान ले दो कि ये एंगल बीटा है। आप डायग्राम से ही इसे चेक करो, आपको बिल्कुल समझ में आएगी। या इस डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है कि मैग्नीट्यूड ए जो है ये मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो आप देखो कि वेक्टर सी का ए के साथ जो एंगल ये छोटा है। बिल्कुल। तो यहां पर आप ये कह सकते हो बिल्कुल कि इफ मैग्नीट्यूड ए ग्रेटर मैग्नीट्यूड बी देन अल्फा स्मॉलर देन बीटा, यानी जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसके साथ रिजल्टेंट का जो एंगल होता है वह छोटा होता है। इसका मतलब यह है कि उसकी और रिजल्टेंट का झुकाव ज्यादा होता है। वैसे बलिष्ठ आदमी तो किसी को भी झुका लेता है ना, यानी ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल छोटा है, यानी रिजल्टेंट ए की ओर थोड़ा झुका हुआ, बिल्कुल झुका हुआ। और फिर अगर आप ये कह दो इसका उल्टा हो जाए, अगर मैग्नीट्यूड ए छोटा हो जाए मैग्नीट्यूड बी से, तब फिर ये भी उलट जाएगा, तो फिर अल्फा ग्रेटर देन बीटा हो जाएगा। नहीं यकीन हो रहा आपको? चलिए आपको यकीन दिला देते हैं डायग्राम बना करके। ये देखिए आप, इस बार ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। आप देखिए ये रहा वेक्टर बी। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, यानी उसका लाइन सेगमेंट बड़ा है। और अब आप प्रोग्राम बना लो, बनाओ प्रोग्राम। और फिर ये रहा पैरेललोग्राम और ये रहा डायगोनल। अब आप देख लो ये जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ये यहां आ गया, ये रहा वेक्टर सी। तो फिर ये देखिए वेक्टर ए के साथ सी का एंगल अल्फा और वेक्टर बी के साथ सी का एंगल बीटा। अब आप स्वयं देख लो कि जब ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से छोटा हो गया तो ये जो एंगल अल्फा है ना वो बीटा से बड़ा हो गया। तो फिर तीसरा ये भी आप देखिए, यदि ऐसा हो जाए कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, मैग्नीट्यूड ए इक्वल मैग्नीट्यूड बी, तब क्या होगा? तो फिर ये होगा अल्फा इक्वल बीटा हो जाएगा, यानी दोनों बिल्कुल बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये भी डायग्राम बना करके आप देख सकते हो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप दूसरा खींच लो और आप प्रोग्राम बना लो। फिर आप देख लो ये बिल्कुल बीचों बीच आपको नजर आएगा, जितना बड़ा ये एंगल है उतना ही बड़ा एंगल है। इस बार ये अल्फा और ये बीटा बराबर, इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो गया। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पर भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाते हैं। तो आप जरा ख्याल रखिएगा कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होता है रिजल्टेंट के साथ उसका एंगल छोटा होता है, जो आपको यहां पर बिल्कुल दिख रहा है। नंबर 4 पॉइंट में आपको ये याद रखना है कि वेक्टर का जो एडिशन होता है वो आपको कम्यूटेटिव होता है। वेक्टर्स एडिशन is commutative but
नॉट वेक्टर्स सब्ट्रैक्शन। यानी वेक्टर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। डेट मीन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर आप करते हो तो ये इक्वल वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए तो हो जाता है, लेकिन अगर आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करते हो तो यह इक्वल नहीं होता है वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए के, क्योंकि इसकी डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आप देखें, वेक्टर्स का जो एडिशन है ये एसोसिएटिव होता है। जरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को आप देख लो। वेक्टर्स का एडिशन एसोसिएटिव होता है। डेट मीन वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में है तो फिर ये वेक्टर ए प्लस बी ब्रैकेट में और प्लस वेक्टर सी करोगे तो ये बिल्कुल बराबर होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन जो होता है ये एसोसिएटिव नहीं होता है। डेट मीन वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी अगर हम लोग करें तो यह इक्वल नहीं होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के, ये इक्वल नहीं होता, बिल्कुल नहीं होगा। तो वेक्टर्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। वेक्टर्स का एडिशन एसोसिएटिव भी होता है लेकिन वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव नहीं होता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको तैयार रहना जवाब देने के लिए। अगला पॉइंट आप देखिए, when वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल 0। अगर आप ये कहते हो कि वेक्टर a प्लस वेक्टर b 0 है देन तब तो फिर ये बिल्कुल क्लियर है कि वेक्टर a इक्वल माइनस वेक्टर b होगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो वेक्टर्स का वेक्टर सम केवल और केवल तभी 0 होता है, केवल और केवल तभी 0 होता है जबकि दोनों वेक्टर्स अपोजिट वेक्टर्स होते हैं। आप देख रहे हैं वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी, यानी दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं जिन्हें कि निगेटिव वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो जब तक वो अपोजिट वेक्टर्स नहीं होंगे, निगेटिव वेक्टर्स नहीं होंगे, तो दोनों का रिजल्टेंट सम 0 नहीं होगा। अब आप इसी को अगले प्रॉपर्टी में आप लीजिए। अगर आप ये कहते हो कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल 0, अगर आप ये कहते हो ये 0 बोलो या 0 वेक्टर भी कह सकते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं। 0 बोलने में आपको समझने में सुविधा होता है इसलिए मैं 0 बोल रहा हूँ, अन्यथा 0 वेक्टर आप कहना ज़्यादा उचित होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अगर है तब क्या होगा? तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी 3 कंडीशन में होगा। पहला पॉसिबिलिटी जो इसमें है वो ये कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल माइनस वेक्टर सी होना चाहिए। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो ये कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल माइनस वेक्टर ए होगा, तब भी हो सकता है। और तीसरा पॉसिबिलिटी है कि अगर वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इक्वल माइनस वेक्टर बी हो जाए तब भी यह संभव है। तो फिर यहाँ से क्या समझ पा रहा, वो यह स्पष्ट हो रहा है कि 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट सम तब 0 होगा जबकि उसमें से किसी भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट सम तीसरा वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो ये संभव है। अब आप सोच रहेंगे इसकी ट्रिक पर अगर आप आएँ
यानी आपको जल्दी से चेक करना है कि कब ये होगा कब नहीं होगा। मैं चलिए उसको भी डिस्कस कर देता हूँ। पॉसिबिलिटी की मैं बात करूँगा, सर्टेनिटी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर सर्टेन कंडीशन। अब मैं पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ। पॉसिबिलिटी चेक अगर करना है तो पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए आपको 3 वेक्टर्स का रिजल्टेंट 0 होगा नहीं होगा, इस पॉसिबिलिटी को अगर आपको चेक करना है कि पॉसिबल है या नहीं है, तो उसका आपको आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आसानी से आप चेक कर सकते हो। पहले मैं ज़रा उसे डिस्कस कर लूँ आपके साथ। इस 3 में से कोई एक अगर आप मान लेते हो, अगर आप ये मान लो कि इस कंडीशन को आप फॉलो कर रहे हो, तो इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करोगे, इस कंडीशन को आप फॉलो करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैग्नीट्यूड वेक्टर c है, अब c का मैग्नीट्यूड और माइनस c का मैग्नीट्यूड में तो दोनों बराबर ही होता है, तो मैग्नीट्यूड ये लेस देन इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड a माइनस मैग्नीट्यूड b। मैं छाछ लिख देता हूँ। इसके आधार पर ये जो मैग्नीट्यूड c है ये लेस देन इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड a माइनस मैग्नीट्यूड b का, और ग्रेटर देन एक्चुअली, और लेस देन होना चाहिए मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b का। 3 वेक्टर्स हैं, तो या तो तीनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर होगा या कोई एक मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा होगा, या तो तीनों बराबर होगा या कोई एक तो ज़रूर सबसे बड़ा होगा। अगर उस सबसे बड़े मैग्नीट्यूड को आप c के प्लेस पर रख लो तो फिर इसे चेक करने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड है वह दोनों छोटा के डिफरेंस से तो बड़ा हो ही चुका है, यानी यह चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि मुझे यह देखना है कि सबसे बड़ा जो मैग्नीट्यूड है वह दोनों छोटा मैग्नीट्यूड को जोड़ने के बाद क्या उससे छोटा या बराबर है, और अगर ऐसा है तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, अन्यथा 0 कभी भी नहीं होने वाला। ये लीजिए, इफ मैग्नीट्यूड c इज मैक्सिमम लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हो, देन when magnitude c less than or equal magnitude a plus magnitude b, then the resultant sum may 0, then the resultant sum may 0, मैं यहाँ पर may लगा रहा हूँ, may 0, otherwise not possible, otherwise not possible, अन्यथा यह संभव नहीं है। अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे तो वो आपका बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा, आपको कठिनाई बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल में आप एक क्वेश्चन को देखो, कैन द रिजल्टेंट सम ऑफ 3 co-initial forces of magnitude 4 Newton, 6 Newton and 12 Newton be 0? क्या इन 3 फोर्स जो कि एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, वो 4 न्यूटन, 6 न्यूटन और 12 न्यूटन है, क्या इनका रिजल्टेंट 0 होगा? अब आप देखो इसे, यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे बिगेस्ट कौन है, तो सबसे बिगेस्ट है आपका 12 न्यूटन। तो आप देखो 12 न्यूटन आप रख लो। दूसरे पक्ष में आ जाओ, दोनों जो स्मॉलेस्ट है उसे आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन। अब आप कंपेयर करो कि इस दोनों में है क्या। तो आप देख रहे हो कि ये जो 12 न्यूटन है, ये 4 प्लस 6 10 न्यूटन हुआ, इससे यह छोटा नहीं है और ना ही इसके बराबर। तो
जो बिगेस्ट का मैग्नीट्यूड है वह ना तो दोनों स्मॉलेस्ट को जोड़ने के बाद उससे छोटा है और ना ही उसके इक्वल है, तो नॉट पॉसिबल। या क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, यहाँ ये संभव नहीं है। अब आप दूसरे तरह से चेक कर सकते हो, बिल्कुल चेक कर सकते हो। अगर आप ये देखो कि क्या दो को जोड़ने पर तीसरा उसके इक्वल और अपोजिट हो सकता है, तो पहले आप इक्वल ही तो चेक कर लो, अपोजिट तो अपने आप हो सकता है। 4 और 6 का मैक्सिमम 10 और मिनिमम 2, 2 और 10 के बीच में 12 नहीं आ रहा। अब 4 और 12 का मैक्सिमम वैल्यू 16 और मिनिमम वैल्यू 8, 8 और 16 के बीच में 6 नहीं आ रहा है। और अगर 6 और 12 का मिनिमम देखोगे तो वो 6 और मैक्सिमम हो जाएगा 18, उस बीच में ये 4 नहीं आ रहा, यानी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बेहतर होगा कि सबसे बिगेस्ट को आप चेक करो कि दोनों स्मॉलेस्ट को जोड़ने के बाद क्या उससे छोटा है या बराबर है। अगर ऐसा नहीं है तो नॉट पॉसिबल। अगर आपसे ये पूछ दिया जाता कैन द रिजल्टेंट sum of three co-initial forces of magnitude 4 Newton, 6 Newton एंड 9 न्यूटन B0। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता तो अब आप चेक करो कि आंसर क्या होगा। आप देख रहे हो कि इसमें सबसे बिगेस्ट मैग्नीट्यूड है 9 न्यूटन, तो ये रहा 9 न्यूटन। और ये जो 9 न्यूटन है दूसरे पक्ष में ये रहा 4 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन, तो 4 प्लस 6 10 हो गया और ये स्मॉलर हो गया इससे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि दोनों स्मॉलर मैग्नीट्यूड को जोड़ने के बाद उससे बिगेस्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो छोटा हो गया। सो पॉसिबल, यहाँ पर ये संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर इक्वल होता तब भी संभव होता। तो आपको सिर्फ यही चेक करना है कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा है क्या दोनों स्मॉलर को जोड़ने के बाद उससे छोटा या बराबर हो रहा है। अगर हो रहा है तो पॉसिबल, और अगर नहीं हो रहा है तो नॉट पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला है। दो क्वेश्चंस देखें आप सभी। इसमें से पहला जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसमें कहा जा रहा है कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एक्ट्स एट ए पार्टिकल, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स में भी, तो रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है। तो आप देखें कि यहाँ जो आपको दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि F1 का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको दिया हुआ है 12 न्यूटन, F2 का जो मैग्नीट्यूड है ये आपको दिया है 8 न्यूटन, और आपसे कह रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड हो सकता है, मे बी मतलब हो सकता है, तो संभावना आपसे पूछा है। तो आप जानते हो ना कि रिजल्टेंट फोर्स F जो होगा ये इक्वल होगा फोर्स नंबर 1 प्लस फोर्स नंबर 2 दोनों का वेक्टर सम। अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर ये C बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B होता तो C दैट मीन F ग्रेटर देन इक्वल मैग्नीट्यूड F1 डिफरेंस मैग्नीट्यूड F2 एंड लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड F1 एंड प्लस मैग्नीट्यूड F2। अब आप सोचिए कि F1 और F2 का डिफरेंस दैट मीन 12 माइनस 8 4 न्यूटन, यानी मिनिमम वैल्यू जो होगा वह होगा 4, क्योंकि यह मिनिमम है, यह मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा 8, 12 और 8 यानी 20 मैक्सिमम। तो मिनिमम हो गया 4, मैक्सिमम हो गया आपका 20, तो इसका मतलब 4 तो बिल्कुल हो सकता है, 20 भी हो सकता है।
और मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जो होगा वह भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। लेकिन जो मिनिमम से कम है वो संभव नहीं है, जो मैक्सिमम से अधिक है वो संभव नहीं है। तो छात्रों, आप सभी को यही ख्याल रखना है कि अगर आपको मे बी लगा दिया है, एंगल नहीं दिया है, तो एंगल नहीं देने पर आपको 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की सभी संभावना को सोचना। 0 डिग्री पर मैक्सिमम, 180 डिग्री पर मिनिमम। तो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में जो आएगा वो सभी पॉसिबिलिटी होगा। मिनिमम से छोटा संभव नहीं है, मैक्सिमम से बड़ा संभव नहीं, रेस्ट बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। अब आप ज़रा इसे देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट सम ऑफ टू फोर्सेस आर 16 न्यूटन एंड 4 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस विल, अगर आप ये मान दोगे तो दो फोर्स जो है वो F1 और F2 हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वह तो होता है मैग्नीट्यूड F1 प्लस मैग्नीट्यूड F2, ये मैक्सिमम वैल्यू आता है। और ये मैक्सिमम आपको 16 न्यूटन। मिनिमम कब आता है? जब आप डिफरेंस लेते हो, डेट मीन मैग्नीट्यूड F1 माइनस मैग्नीट्यूड F2, तो यहाँ पर आपको मिनिमम आता है, तो मिनिमम आपको दिया 4 न्यूटन। और छात्रों, आप इसे सॉल्व तो करो, ये इसके साथ कैंसिल होगा, यानी 2F1 2 मैग्नीट्यूड F1 ये आपको हो जाएगा 20 न्यूटन। तो आप तो समझ गए ना कि F1 का मैग्नीट्यूड जो हुआ ये हो गया 10 न्यूटन। और अब F1 अगर 10 न्यूटन है और दोनों का सम 16, तो इसका मतलब F2 जो है 16 माइनस 10 मीन 6। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी आपका सही है, यानी 10 न्यूटन और 6 न्यूटन होगा। ये बिल्कुल क्लियर है। तो छात्रों, आज मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस किया, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। आपको मैंने बताया है कि आप quotientclasses.com से प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। आप वहाँ से प्रिंट कर लो डाउनलोड करके, और आप प्रैक्टिस करोगे, आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूँ, जो होगा लेक्चर नंबर 8। बाय।